कैसे हैं आप सब? जबरदस्त, बिंदास और झक्कास। दोस्तों, ये आपका सफ़र बहुत अच्छा चल रहा है। मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। बड़ी अच्छी मेहनत के साथ एक एक बच्चा कंटेंट को बड़ा प्यार कर रहा है। दोस्तों, एक छोटी सी बात है। जिंदगी में अगर सफल होना है तो मन को शांत और खुश रखना पड़ेगा, तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको लाइफ को जीने में। अन्यथा लाइफ काटनी पड़ेगी, जी नहीं पाएंगे जी। समझ रहे हैं ना आप? चलिए, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, यदि आप वाकई सफल होना चाहते हैं और आपने यह ठान लिया है कि मुझे कंपटीशन जैसे कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड जैसे एग्जामों को एकदम अच्छी तरीके से ब्रेक करना है, क्रैक करना है और इनको फाइट करना है, निकालना है, मुझे सफल होना है, तो दोस्तों साइंस बोले तो फिजिक्स की क्लास आप सभी के लिए मॉक टेस्ट अति महत्वपूर्ण है। सुबह जगते ही सबसे पहले मॉक टेस्ट दो, जो सुबह 7 बजे आपके लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। कुछ भी हो जाए, सबसे पहले मॉक टेस्ट देना ही देना है और सीधे प्रीमियम में देना है। हम हर दिन की तरह आज भी आप सभी को मॉक टेस्ट उपलब्ध करा रहे हैं। दोस्तों, यह 100% फ्री चल रहे हैं आपके अपने चैनल पर, और इन सभी की अगर आप पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिल सकती है शशांक डिफेंस एकेडमी लर्निंग ऐप पर। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहूंगा, उसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सुनिए बच्चों, मेरी बात इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको सुनना बहुत जरूरी है। क्या है कि बच्चों, मॉक टेस्ट जो है ना, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है सफलता के लिए, बहुत जरूरी है आपको सफल बनाने के लिए। आपको सफल बनाने के लिए ये बात माइंड में ठान लीजिए बच्चों, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है आपको सफल बनाने की। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हम आपके लिए डेली मॉक टेस्ट दे रहे हैं। हम आपके लिए डेली मॉक टेस्ट दे रहे हैं सुबह 7 बजे, 7 AM। हर दिन आता है बच्चों, हर दिन। इसमें कोई संडे होता ना कोई इसमें मंडे होता, हर दिन एक जैसा होता। ठीक है बच्चों, आपके लिए मैंने टारगेट किए हैं, फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम इस समय, फिजिक्स की बात कर रहे हैं। और बच्चों हमने टारगेट किए 200 मॉक टेस्ट। कितने किए बच्चों? 200 किए, जिसमें से आज जो कराया जा रहा है वो कराया जा रहा है बच्चों 40वां। आज जो कराया जाएगा 40वां आज कराया जाएगा। तो ये थोड़ा सा जानकारी रखो मेरे भाई कि आपके लिए इतने पर डे 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन पर मॉक टेस्ट। समझ रहे हैं बच्चों? तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं और मेहनत को करके रखें। अब तक हमने जितने भी लिए थे, 39 तक हमने जो लिए थे वो हमने स्पीड टेस्ट में लिए थे। आपने देखा होगा काफी स्पीड चलती थी। अब यहां से इसका लेवल बढ़ रहा है, तो आप सभी के लिए स्पीड के साथ साथ बहुत ही ब्रेक और बहुत आसान तरीके से चलने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को मॉक टेस्ट पर डे देना चाहिए, एक एक क्वेश्चन को समझना चाहिए और दोस्तों नोट भी करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन नोट भी करना चाहिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है, कोई लर्निंग क्वेश्चन आ गया है, उसे नोट भी कर लेना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई न्यूमेरिकल है तो अच्छी बात है, उसमें सीधे आगे बढ़ जाना चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन को करने से पहले मैं कंटेंट को समझाता हूं, उसे समझना चाहिए। उसमें ऐसा कोई भी चीज जो नोट करने योग्य हो उसे नोट कर लेना चाहिए। इंडिया के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाइएगा, मैं यहां तक भी कह रहा हूं मेरे भाई,
आईआईटी लेवल, टीजीटी एंड पीजीटी, वहां तक आप बैठेंगे तो भी आपको ये मॉक टेस्ट 90 to 95% बेनिफिट में आपको दिखेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, इस मॉक टेस्ट के अंदर मैंने आप सभी के लिए तैयार किए हैं टॉप क्वेश्चन, और ये स्टार्ट होने वाले हैं। ये हमारी 5000 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, 5000 क्वेश्चनों में हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज जो कराने वाला हूं मैं मॉक टेस्ट नंबर 40 में होने वाला है। तो बिना समय खराब किए सीधे हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। लो साहब, 951 से क्वेश्चन करने वाले हैं आज। 951 से करने वाले हैं 975 तक, और मैं आज आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें तक समझा के मानूंगा। ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम इज ए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है जानते हैं आप? एक मैग्नेट होती है, मैग्नेट में बच्चों दो पोल होते हैं, एक तो होता है नॉर्थ पोल और एक होता है बच्चों साउथ पोल। नॉर्थ पोल को -m कहते हैं, साउथ पोल को +m कहते हैं। इसकी लंबाई मैंने ले ली 2l। मैं अगर बात करूं किसी भी एक मैग्नेटिज्म पोल और दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये गुणनफल को मैग्नेट डाइपोल के नाम से जाना जाता है। और बच्चों याद रखो, ये वेक्टर होता है। क्या होता है बच्चों? ये वेक्टर होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये वेक्टर होता है। एक और जानकारी याद रखो बच्चों, ये वेक्टर है, ये तो बात अच्छी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन याद रखो। डायरेक्शन होती है जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होता है -q से +q, ऐसे यही होता है, यही होता है बच्चों, है ना। एन फॉर ये पॉजिटिव होता है, नॉर्थ पोल पॉजिटिव होता है बच्चों, और ये नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, इसकी भी डायरेक्शन होती है, ध्यान रखेंगे। एन फॉर नेगेटिव उसका उल्टा होता है, इसकी डायरेक्शन होती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, इसकी डायरेक्शन होती है बच्चों। इसकी यूनिट कभी भी पूछी जाए तो स्मॉल m जो रहता है वो एम्पियर मीटर रहता है, ये रहता है मीटर, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो एम्पियर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों। अगर डायमेंशन पूछी जाए तो एम्पियर मीटर स्क्वायर AL स्क्वायर, ये डायमेंशन आ जाएगी। तो मैंने पूरी जानकारी दे दी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है चुंबकीय द्विध्रुव कैसा है, तो कैसा है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी से। 951 हमारा क्वेश्चन क्लियर, और उसके आसपास की सब पूरी दुनिया की, इसे बोलते हैं फ्रेश। आ जाओ 952, एक चुंबकीय सुई को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, यह अनुभव करती है। क्या अनुभव करती है? देखो, फोर्स का मतलब होता है बल, और टॉर्क्यू का मतलब होता है बल आघूर्ण। हिंदी वाले बच्चों, ये तो लिखा हुआ है बल और ये लिखा हुआ है बल आघूर्ण, ये लिखा हुआ है बल आघूर्ण। देखो बच्चों, इसने कहा है कि चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं, यानी असमान चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, ये बात ध्यान रखिए, यानी नॉन यूनिफॉर्म इक्वल नहीं है बच्चों। एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप किसी भी चुंबकीय सुई को रखेंगे, क्या होगा बताओ? देखते हैं। देखो बच्चों, ये असमान एक चुंबकीय सुई है, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और इसमें मैंने कोई चुंबकीय सुई लगा दी, मैग्नेट लगा दिया। चुंबकीय सुई में एक तो होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। एंड फॉर नेगेटिव बोले तो पॉजिटिव, ये प्लस की तरह काम करेगा, इस पर फोर्स लगेगा F बराबर Q V क्रॉस B, इधर फोर्स लगेगा बच्चों स्मॉल a में। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता है F बराबर QE, एग्जैक्ट बच्चों मैग्नेट फोर्स भी लगता है चार्ज की तरह M और इसकी तरह B। तो ये तो इसमें लग रहा है फोर्स, और यह एक तरीके से असमान नहीं है, असमान है, तो इसमें ये टॉर्क भी लगेगा, ये घूमेगा भी, तो इसमें फोर्स भी लगेगा और टॉर भी लगेगा, तो इसमें बल भी लगता है और बच्चों बल आघूर्ण भी लगता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों चीजें लगती हैं। अगर ये कहता कि समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो समान चुंबकीय क्षेत्र में केवल बल आघूर्ण काम करता, इसमें बल भी काम करेगा और बल आघूर्ण भी काम करेगा। बच्चों बल के बिना बल आघूर्ण कैसा, ये आप सोच रहे होंगे, तो मैं बताऊं बच्चों, बल तब काउंट नहीं होता जबकि दोनों की वैल्यू सेम होती, लेकिन अब काउंट होगा क्योंकि वैल्यू एक जैसी नहीं है, तो बल काउंटेबल भी होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों 953,
रेजोनेंस की कंडीशन में धाराता वोल्टता के मध्य कलांतर होगा फॉर एलसीआर सर्किट। एलसीआर हिंदी में आधा लिखा हुआ है, परपथ के लिए, एलसीआर सर्किट के लिए बात कर रहे हैं हम। जानते हैं आप रेजोनेंस क्या होता है? देखो, एक होता है एलसीआर सर्किट, समझो इसे, समझाता हूं बच्चों, ध्यान दीजिए। देखो, ये है आपके पास एलसीआर सर्किट की पूरी जन्म कुंडली बना दी। करंट हमेशा एक्स एक्सिस की ओर लो और रेजिस्टेंस को इधर। अब बचे आपके पास एल और आर। एल जो होता है वो प्रेरक कुंडली होती है, कॉइन होती है, और जो सी है बच्चों वो क्या है? इंपीडेंस होता है, मतलब सी जो है वो क्या है? कैपेसिटेंस का लगा हुआ है। किसका है? कैपेसिटेंस, संधारित्र का। अब बच्चों एल फॉर लार्ज, तो ऊपर होता है एक्सएल, बचा गया नीचे, नीचे हो गया एक्सी। अब बच्चों इसमें अगर हम फेस डिफरेंस फाई है तो कॉस फाई देखना चाह रहे हैं। कॉस फाई होता है हमेशा आर अपॉन जेड। इसे बोलते हैं बच्चों पावर कॉपिशिएंट। क्या बोलते हैं इसे? पावर कॉपिशिएंट। इसे बोलते हैं धारा घनत्व के नाम से जाना जाता है, यानी पावर कॉपिशिएंट। पावर कॉपिशिएंट और धारा घनत्व ये होता है बच्चों, यानी कि पावर बोलेंगे, शक्ति गुणांक बोला जाएगा। ये क्या बोला जाएगा? ये शक्ति गुणांक। पावर क्या होती है? पावर होती है हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाई होती है। ये पावर का सूत्र होता है, ध्यान रखो। अब ये पावर जो कॉपिशिएंट है, शक्ति गुणांक है, कॉस फाई आर अपॉन जेड होता है। अब ये है कि रेजोनेंस की कंडीशन अगर हम देख रहे हैं, रेजोनेंस में, रेजोनेंस यानी अनुनाद में अगर मैं बात करूं, अनुनाद में बच्चों याद रखिए रेजिस्टेंस ऑफ एल बराबर रेजिस्टेंस ऑफ सी बराबर हो जाते हैं। ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है। तो एक्सएल बराबर हो जाता है एक्सी, और ये जो जेड है, इंपीडेंस है, जेड जो होता है वो होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर बच्चों। अब बात कर रहा है ये रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन में ये हो जाएगा 0, तो बच जाएगा आर। तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं ये भी आर है, ये भी आर है, तो क्या हो जाएगा भाई? ये 1 हो जाएगा। तो मेरे को पता चल गया कॉस फाई बराबर आ गया 1। कॉस फाई 1 आ सकता है जब फाई क्या हो? 0। तो फाई क्या आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। तो फेस डिफरेंस, तो रेजोनेंस कंडीशन में धाराता वोल्टता के मध्य कलांतर होगा। ये कितना अच्छा और गहरा क्वेश्चन है, समझे होंगे आप बढ़िया तरीके से। तो ये क्वेश्चन एक बार और समझा देता हूं। रेजोनेंस कंडीशन है, कॉस फाई निकालना था, तो कॉस फाई होता है आर अपॉन जेड। अब बस मुझे एलसीआर सर्किट में जेड का पता होना जरूरी है। जेड होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल बराबर होता है एक्सी, वो रख दिया, वो 0 हो गया, तो आर बराबर जेड आ गया। और जब आर बराबर जेड आ गया तो आर अपॉन आर 1 हो गया, तो कॉस फाई 1 हो गया। कॉस फाई 1 है तो फाई 0 होगा, सब जानते हैं। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 954, सर्वाधिक वेदन क्षमता की तरंग दैर्ध्य है वाई वाह। एक बात बताओ, ये कह रहा है कि सबसे अधिक वेदने वाली कौन सी चीज है? क्यों भाई बताओ मुकुल, सबसे अधिक कौन सी चीज वेदेगी? जो पतली होगी। भाई पतली होगी अंदर जाएगी, जितना पतला होगा उतना अंदर जाएगा, और जितना मोटा होगा उतना बाहर रहेगा। आप समझदार है। तो बच्चों वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? बचाओ, वेवलेंथ का मतलब होता है चौड़ाई। क्या मतलब होता है बच्चों इसका? चौड़ाई मतलब होता है। तो जितना, ये कह रहा है वेदन क्षमता, वेदन क्षमता का मतलब क्या होता है? अंदर जाने वाला, अंदर जाने वाला बच्चों, अंदर जाने वाला क्या? प्रकाश बच्चों, कुछ और मत समझना, ठीक है? क्या होता है बच्चों? प्रकाश। तो जो कौन सा प्रकाश अधिक अंदर जाएगा? जिसकी चौड़ाई कम होगी, कम होगी, यानी कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी अधिक वेदन क्षमता होगी। तो किसकी वेवलेंथ कम है? सबसे पहले 2 एंगस्ट्रॉन, तो सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होगी? 2 की। अब देखो रेडियो वेव से लेकर, एक होता है रेडियो वेव से लेकर, रेडियो की वेवलेंथ बहुत अधिक होती है, वेदन क्षमता कम हो जाएगी। और बच्चों गामा की बात करें तो गामा की अधिक होगी, क्योंकि रेडियो की जो वेवलेंथ होती है वो 10⁴ मीटर होती है, और गामा की जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻³ एंगस्ट्रॉन होती है। तो ये मैंने आपको लिखाया, तो याद रखिएगा वेदन क्षमता का मतलब आपका क्या है, ध्यान रखेंगे आप।
अगला बच्चों मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 955, 955। निम्न में से कौन सा अग्रवनति है? विच वन इज इन फॉरवर्ड बेस, यानी कि आगे बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? देखो बच्चों, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझना चाहिए आपको, ठीक है। अग्रवनत का मतलब क्या है? आपको सबसे पहले पढ़ाया जाता है सेमीकंडक्टर इस चैप्टर में। सेमीकंडक्टर के बाद पढ़ाता हूं मैं डायोड, और डायोड में आता है बच्चों पी एन डायोड। क्या आता है? पी एन डायोड। ये होता है बच्चों पी और ये होता है बच्चों एन। तो इसके जोड़ते हैं। को जोड़ने का मतलब क्या है? को जोड़ने का मतलब, जोड़ने पर आपको दो प्रोसेस याद रखने हैं कि अगर पी को बड़े से जोड़ा तो सही है, सही है। एंड करंट दौड़ेगा, धारा, धारा बहेगी, धारा बहेगी। बहुत सिंपल। और यदि पी को छोटे से जोड़ा, छोटे से जोड़ा तो डायरेक्ट याद कर लो आई जीरो हो जाएगा, करंट ही नहीं बहेगा। बस पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव से जोड़ो या बड़े से जोड़ो। तो आइए समझते हैं। इसमें तो पूरा ही नहीं है, कह ही नहीं सकते। इसमें ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, पी और ये एन, इसका मतलब ये फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन है यार। यहां ध्यान दोगे, ये पी है और ये एन है और ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ये गलत कॉम्बिनेशन है। पी फॉर पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बच्चों? बम्बई। या तो बड़े से जुड़ा हो या पॉजिटिव से जुड़ा हो। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसको यहां रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 956, 956। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर 30 अंश पर आपतित होती है, इस किरण में विचलन होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बच्चों, कोई भी प्लेन मिरर है, दो चीजें होती हैं। एक प्लेन मिरर है ये, इस प्लेन मिरर पर कोई भी प्रकाश की किरण 30 डिग्री पर आपतित हो गई साहब, नॉर्मल से 30 डिग्री पर। ये ऐसे चली जाएगी, लेकिन जा ऐसे रही थी, तो डेविएशन क्या हुआ? ये हुआ। विचलन का मतलब होता है किरण कितनी विचलित हो गई, अपने मार्ग से डिस्टर्ब हो गई। तो बच्चों ये डेल्टा कहलाता है। और डेल्टा क्या होगा बच्चों? आप समझदार हैं। ये पूरा कितना है माल? 180। तो ये 180 है, तो मैं 180 में से घटा दूंगा क्या? ये 30 है तो ये भी 30 होगा, 330 यानी 60। तो ये कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। अब आप इसे ट्रिक की तरह याद भी रख सकते हैं बच्चों, ट्रिक की तरह याद भी रख सकते हैं। यानी किसी भी एक मिरर पर प्रकाश गिरा और डेविएशन से विचलित हो गया और एंगल आई था, तो जो डेल्टा होता है ना बच्चों, डेल्टा, वो याद रखना है पाई माइनस 2i, याद रखना है पाई माइनस 2i। ये बात ध्यान रखिएगा। और यदि ये दो प्रिज्म, दो आपके मिरर होते तो 2 पाई माइनस 2 थीटा होता था। ये आई पे डिपेंड नहीं करता, बताया जाएगा जैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो इसका, ठीक है। पहले अभी सिंपल मिरर दे रखा है, तो आपके लिए सिंपल मिरर में एक ही मिरर दे रखा है, तो सीधा सीधा 120 डिग्री 30 अंश पर आपतित हो रहा था, तो पाई में से घटा दो 2 गुणा 30 को, तो बोले तो 180 माइनस 60, बोले तो 120 बच्चों। ये बात ध्यान रखना है, याद हो गया। एक मिरर से प्रकाश डेविएशन में हो रहा है, विचलित हो रहा है, तो सीधा सीधा पाई माइनस 2 थीटा, और 2 से विचलित हो रहा है तो 2 पाई माइनस 2 थीटा। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन 957। समतल दर्पण पर एक प्रकाश अविलंबत आपतित हो रही है, परावर्तन का कौन होगा? बेटा परावर्तन का कौन होगा? रिफ्लेक्शन एंगल पूछा है, तो समझ के आंसर दीजिएगा, ध्यान रखना। उसने क्या पूछा है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। देखो क्वेश्चन में समझो, बहुत से बच्चे इसका गलत आंसर देते हैं, आप भी सोच ही रहे होंगे गलत। ऐसे नहीं सोचना चाहिए बच्चों। यहां पे प्रकाश आया और फिर आकर ऐसे वापस लौटेगा, भाई इसी तरीके से तो वापस लौटेगा, यही नॉर्मल है इसका। तो नॉर्मल कोई डायरेक्शन तो रखता नहीं है बच्चों, है क्यों भाई? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो एंगल क्या होगा इसका? सेमी एंगल होगा, वही 0 डिग्री होगा। हाँ, ध्यान रखेंगे, क्योंकि नॉर्मल की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, ध्यान रखो। नॉर्मल यही है। आने वाला इंसिडेंट एंगल भी इसमें 0 है, आपका बेटा रिफ्लेक्टिव एंगल आर भी 0 है, ध्यान रखिएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट परपेंडिकुलर प्रकाश इस पर गिर रहा है, इसीलिए क्या आएगा, एंगल 0 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आ गया बच्चों 958 नंबर का। जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाती है, वाइवा किससे जा रही है, वायु से पानी में, मीडियम चेंज हो गया, तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, क्या चीज नहीं बदलती। देखो बच्चों, वेलोसिटी बदल जाएगी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा, वेवलेंथ बदल जाएगी, करल बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा सिवाय एक को छोड़कर। वो क्या है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, है ना। जो बदल गया मेरा सब कुछ मेरा, है ना, गाना सुना हुआ आपने, सब कुछ बदल जाएगा सिवाय फ्रीक्वेंसी को छोड़कर मेरे भाइयों, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। याद रखना इसे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का सब कुछ बदल जाता है सिवाय फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक हल्का है और एक भारी पिंड है, कि मोमेंटम समान है, बहुत बढ़िया, P1 बराबर P2, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², जानते हैं आप, या पे इसे मोमेंटम में लिखें तो p²/2m होती है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गया p²/2m। तो बच्चों यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/m है कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो m के उल्टा आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर m अधिक होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इसने कहा है कि एनर्जी किसकी अधिक होगी, भाई जिसका m कम होगा, ये कम होगा तो ये अधिक होगा। तो बच्चों किसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी, हल्के वाले की कि भारी वाले की, तो ये कम है तो इसका मतलब कम वाले की। तो दी लाइट बॉडी, लाइट बॉडी बच्चों, लाइट बॉडी कहने का मतलब हल्का पिंड, हल्का पिंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखिया करो। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए एक और लेता हूं, 960, एक व्यास के अनुदिश वलय का जड़त्व गुण बताइए। द इंटरसेक्ट ऑफ रिंग अलोंग ए डायमीटर विल बी अराउंड, यानी बच्चों डायमीटर के अराउंड आपको मोमेंटम ऑफ इनर्शिया बताना है। देखो बच्चों याद कर लेना, अगर मैं किसी रिंग की बात करूं या डिस्क की, केवल रिंग और डिस्क की बात कर रहा हूं, सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर, ठोस गोला और खोखला गोला, गोले होते हैं 3D। इनमें क्या होता है, डायमीटर के रिलेटिव देखो, डायमीटर के रिलेटिव या परपेंडिकुलर एक्सिस, ये दोनों एक्सिस एक ही होती हैं। बट बच्चों रिंग में ये अलग होती है, इसे हम आईडी कहते हैं, और बच्चों ये वाली जो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है ये अलग होती है, जिसे हम आईसी कहते हैं। याद रखना बेटा, आईडी का जो मान होता है वो हाफ इंटू आईसी होता है, याद रखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, आधा हो जाता है डायमीटर के रिलेटिव। और आपको पता होता है आईडी रिंग का जो होता है mr² होता है, तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये हाफ mr² आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हाफ mr², कम भाई आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझदारी से याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन बच्चों 961, 1 मीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक की धारता है, वाई वाह। देखो बच्चों कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला होता है सी, कई फॉर्मूले होते हैं इसके, एप्सिलॉन नॉट सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, वो यहां लगाना है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, वो प्लेटों के बीच होता है, किसी भी कंडक्टिव के लिए अलग होता है। तो बच्चों ये स्पेरिकल कंडक्टिव की बात करेगा, गोलीय चालक की बात करेगा, तो गोलीय चालक के लिए रेडियस है आर, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इसने कहा 1 मीटर रेडियस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू क्या होती है पता है, 1/9 क्रॉस 10⁹, और रेडियस आर कितना दे रखा है 1, तो आपके पास कैपेसिटेंस आ जाएगी 1/9 क्रॉस 10⁹ फेरड। लेकिन ज्यादातर ये जो यूज की जाती है बच्चों माइक्रो फेरड में यूज की जाती है, बट इसमें ऑप्शन दे रखा है फेरड में, तो ठीक है, मैं 10⁻⁻10 कर लूं, गुणा 10 कर लूं, बटे 9, कोई दिक्कत। क्यों किया, एक तो 9 तो ऊपर चला गया, 10 एक और जीरो कर लिया तो माइनस एक और कर दिया तो -10 हो गया वो, ठीक है। इन दोनों को देखोगे
तो 10⁻⁻⁹ ही लिख रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास क्या लिख रहा है बच्चों, ये लिख रहा है मेरे पास 1.1 क्रॉस 10⁻⁻⁻10 फेरेड, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 1.1 एंगो फेरेड। एंगो फेरेड मतलब बच्चों एंगस्टन फेरेड। राइट ऑप्शन इज ए। कर पाओगे क्वेश्चन, ये सूत्र होता है, ठीक है, स्पेरिकल कंडक्टिव का 4πε0 इंटू आर। अगर मैं इसमें डायरेक्ट ट्रेंस भर दूंगा तो के और आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन, लो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। पहला क्वेश्चन आया, ये चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है। जिस प्रकार इंसान का एक गुण होता है इंसानियत, एग्जैक्ट उसी प्रकार मैग्नेट की भी एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिज्म। और बच्चों इसी से डिसाइड, इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, इसी से डिसीजन होता है कि वह कैसा है। लो चुंबकीय पदार्थों में म्यू का मान 1 से बड़ा होता है, जिसे बोलते हैं फेरामैग्नेटिव। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, लोह चुंबकीय पदार्थों में, लोह चुंबकीय में बच्चों म्यू का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। म्यू की जो वैल्यू है अगर हम लेस देन 1 कर दें, लेस देन 1, तो ये क्या होता है बच्चों, लोह चुंबकीय। अनुचुंबकीय में होता है बच्चों ये अनुचुंबकीय की कहानी हो गई। और बच्चों अगर म्यू का मान लेस देन 0 हो जाए, नेगेटिव, तो ये प्रतिचुंबकीय हो गया, प्रतिचुंबकीय। तो इसने कहा है लोह चुंबकीय के लिए, पैरामैग्नेट के लिए तो ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 किसके लिए होता है बच्चों, लेस देन 1 अनुचुंबकीय के लिए, ठीक है, और प्रतिचुंबकीय के लिए 0 से छोटा। अगला क्वेश्चन बच्चों 963 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की ऊर्जा दे रखी है -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से n1 बराबर 1, द्वितीय कक्षा तक n2 बराबर 2 भेजने में आवश्यक ऊर्जा। बढ़िया क्वेश्चन। देखो बच्चों, प्रथम कक्षा में ऊर्जा आ जाएगी E1, ठीक है, n बराबर 1 रख दो यहां, तो -13.6 बटे 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गई। E2 निकालनी है बच्चों, तो E2 आ जाएगा -13.6 बटे, इसकी जगह पे 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -13.6 बटे 4, ये आ जाएगा -0.4 तिबार है, 0.4 चौक 16। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों क्या निकालना है, आवश्यक ऊर्जा। आवश्यक ऊर्जा का मतलब क्या है, डेल्टा ई। डेल्टा ई हो जाएगा E2 माइनस E1। बच्चों E1 कितना है, -3.4, माइनस E1 की वैल्यू कितनी है, -13.6, ये हो जाएगा -3.4 प्लस 13.6, तो ये आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया बच्चों, ये एनर्जी ग्राफ होता है, एनर्जी लेवल होते हैं, ध्यान रखो। लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाने पर ऊर्जा बाहर, प्रकाश बाहर निकलेगा या अवशोषित होगा। लो से हाई में जाओगे तो अवशोषित होता है, हाई से लो में आओगे तो बाहर निकलता है। ये भी क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों 964 नंबर, टी मोटाई है, एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के वाले कांच के प्लेट से प्रकाश गुजरता है। यदि निर्वात में चाल सी है तो कांच के प्लेट को पार करने में प्रकाश का रंग कलर जो है, प्रकाश को कितना समय लगेगा। इसका मैं न्यूमेरिकल भी करा चुका हूं लास्ट के मॉक टेस्ट में। करो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त। करिए, बढ़िया क्वेश्चन बच्चों। तो उससे पहले क्या करना चाहिए, देखो टी मोटाई की प्लेट है, ठीक है, ये हो गया। अब बस में प्रकाश की वेलोसिटी पता चल जाए तो आपके पास जो समय आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, दूरी बटे वेग या चाल, और डिस्टेंस दे रखे टी और वी हमारे पास ये है। अब बस मुझे वी निकालना है, तो एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में प्रकाश का वेग होता है c/n, तो मैं यहां पे लगा देता हूं t c/n, ऊपर जाएगा n, तो ये हो जाएगा nt बटे c। क्या हो जाएगा बच्चों, nt बटे c। c इज द राइट आंसर। यार टी मोटाई दिया, टी समय मत लिखना, इसलिए मैंने समय को टी नहीं माना, समय ही मान लिया है, समय ही लिख दिया है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना चाहिए। समझ में आया,
क्या किया है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। टी मोटाई की प्लेट थी, उसमें वी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को मतलब प्रकाश जा रहा था। कितना समय लेगा सब दुनिया जानती है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, डिस्टेंस ओवर एफ स्पीड, डिस्टेंस थी टी, स्पीड वी मैंने निकाल लिया। 965। जब किसी द्विध्रुव पी को समरूप वैद्युत क्षेत्र ई में समान रखा जाता है तो अधिकतम बल आघूर्ण के लिए, टाउ मैक्सिमम के लिए, टाउ बराबर होता है पी क्रॉस ई, ये होता है। अब बच्चों अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये आता है पीई साइन थीटा नीटा। मैं अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहूं तो मैक्सिमम वैल्यू होती है पीई, लेकिन इसने कहा है कब होगी, कब होगी जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 1, और साइन थीटा 1 कब होता है जब 90 हो, क्या, और थीटा 90 हो या पी और ई के बीच का एंगल है तो ये आ जाएगा ए। बढ़िया क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है एकदम। वेक्टर का है लेकिन ये आपको लग रहा होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला क्वेश्चन नहीं, लेकिन ये वेक्टर क्वेश्चन है। 966 नंबर बच्चों क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, सोच समझ के करिए। एक कण सरल रेखा में इस प्रकार गतिशील है कि इसके विस्थापन समीकरण दे रखा है। इस कण का वेग क्या होगा जब त्वरण शून्य, देखो बच्चों वेलोसिटी निकालनी है जबकि एक्सेलेरेशन 0 है, तो इसका एक्सेलेरेशन निकालो, पहले उसको 0 करो, वहां से टी निकालो, फिर इसकी वेलोसिटी में रखो, करो। करिए बच्चों क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी ds ओवर dt, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3t² माइनस का 12t प्लस का 3, फिर एक और बार डिफरेंशिएशन करो एक्सेलेरेशन, तो d²/dt², 60 माइनस 12, इसने कहा है त्वरण 0 हो, शून्य कर दो इसे, जैसे ही आप शून्य करोगे तो 60 बराबर 12, तो बच्चों t बराबर आ जाएगा 2 सेकंड। क्या बोलते हो, t बराबर 2 सेकंड। अगर t बराबर 2 सेकंड आ गया तो t यहां रख दो, वही मांगता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आ रही है आपके पास 3t² माइनस का 12t प्लस का 3, तो t की जगह 2 रख दीजिए, तो 3 यानी ये 4 माइनस 12 गुणा 2 प्लस का 3, 4 × 3 12 माइनस के 24 प्लस का 3, ये माइनस के 12 प्लस का 3, बोले तो माइनस का 9, तो माइनस का 9 मीटर पर सेकंड। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, दिल्ली। ठीक है बच्चों, क्लियर? ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन 967 नंबर। यदि बल की दिशा में कण के बल और विस्थापन दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो कार्य हो जाएगा। भाई वाह, बढ़िया क्वेश्चन है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है Fx cos थीटा, इसने कहा है बल की दिशा में, तो थीटा बराबर 0, बल की दिशा में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हैं, थीटा बराबर 0, तो आपके पास आ जाएगा Fx cos थीटा हो जाएगा 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये Fx आ जाएगा। इसने कहा है बल और विस्थापन दोनों को दोगुना कर दें, अगर मैं इसको भी डबल कर दूं और इसको भी डबल कर दूं, आपके पास ये कितना हो जाएगा 4 गुना, तो आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है इसका, तो ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन 968, ऊर्जा का मात्रक है, सिंपल क्वेश्चन दिया है। यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी, 2 मिनट रुक जाओ। यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का मात्रक पूछा है आपसे। ऊर्जा का मात्रक जूल सेकंड, वाट, हॉर्स पावर या नन ऑफ दिस। जूल सेकंड किसी का मात्रक नहीं, वाट जो होता है वो पावर का होता है, हॉर्स पावर भी पावर का होता है ना, तो इसमें से कोई मात्रक नहीं दिया है, नन ऑफ दिस, तब आपको अलग ही मात्रक दे रखे हैं। जूल सेकंड आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम का होता है, और ये वाट और ये हॉर्स पावर ये आपको शक्ति का पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों 969,
एक 100 ग्राम की कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो गुरुत्वीय बल के कारण अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कार्य होगा। बहुत बढ़िया। देखो गुरुत्वीय बल के कारण, बच्चों गुरुत्वीय बल लगता है नीचे की ओर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, पक्का है। बीच का एंगल कितना आ गया 180। तो जो वर्क डन होगा बच्चे वो होगा एफ एक्स कॉस ए, ये तो हो गया माइनस एफ एक्स। एक तो ये बात समझ में आ गई। तो आपके पास जो फोर्स की वैल्यू आ रही है वो आ रहा है माइनस, वर्क डन की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है माइनस का एफ एक्स। अब यहां ध्यान दें तो माइनस एफ की वैल्यू कितनी है एम जी, एक्स जो है एच है, तो माइनस एम, एम की वैल्यू लगा दें। एम कितना दे रखा है 100 ग्राम, तो इसे मैं 0.1 kg लिख सकता हूं जी 10, और एच कितना है, बट एच नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, इससे नहीं निकालो तो फिर यह जो वर्क डन होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से काइनेटिक एनर्जी में, ये आ जाएगा माइनस हाफ एम बी। 2 मिनट रोक लो। माइनस हाफ एम बी स्क्वायर बच्चों, तो यानी यहां से डब्ल्यू जो आ जाएगा, क्योंकि जो दिया है वही लगाना है। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 ग्राम, तो इसको मैंने केजी में बदल दिया। वी स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर, मैं यहां से कवर करूंगा तो -1/2 तो 0.1 एम हो गया। वी स्क्वायर बोले तो 25, यहां से मैं देखूंगा तो माइनस का 2.5/2 तो माइनस का 125, तो ग्रेविटी द्वारा किया गया कार्य होगा -125 और व्यक्ति द्वारा कार्य होगा प्लस का 125, क्योंकि व्यक्ति ऊपर ही फोर्स लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। ये आएगा ये आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 970 करिए भैया। एक बड़ा जहाज है, जल में तैर सकता है किंतु स्टील की बनी बॉल डूब जाती है, क्या कारण हो सकता है? क्या श्यानता है? नहीं, श्यानता तो नहीं है। सरफेस टेंशन है? बिल्कुल नहीं है। घनत्व है? बिल्कुल नहीं है। डेंसिटी तो दोनों की सेम होती है। क्या होता है? डी आंसर है, नन ऑफ दीज। वैसे होता क्या है? होता क्या है? आर्किमिडीज थ्योरी। क्या होता है? आर्किमिडीज थ्योरी। आर्किमिडीज के सिद्धांत से बच्चों, आर्किमिडीज के सिद्धांत से, किससे बच्चों? आर्किमिडीज के सिद्धांत से ऐसा होता है, क्योंकि आर्किमिडीज वैज्ञानिक ये कहते हैं कि कोई भी वस्तु पानी में तभी तैर सकती है जब वो वस्तु अपने वेट से अधिक या वेट के बराबर पानी हटा दे। पानी में सुई इसीलिए डूब जाती है क्योंकि सुई के द्वारा हटाए गए पानी का वेट सुई के वेट से कम होता है और सुई डूब जाती है। लेकिन पानी का जहाज पानी में इसलिए तैरता है क्योंकि पानी के जहाज के द्वारा हटाए गए द्रव का भार जहाज की तुलना में अधिक होता है। ध्यान रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन 971। किसी बर्फ के गुटके में कांच की गेंद रखिए साहब, वाइपर गुटके में कांच की गेंद रखिए, ध्यान रखो, और किसी जल से भरे पात्र में यह पिघल जाती है तो जल का स्तर, देखो बच्चा ये है चीज, इसमें एक कांच की ये बॉल रख दी और ये साहब आइस हो गई, ये आइस का टुकड़ा हो गया, और साहब ये हो गया पानी, ये तैर रहा है। अब होगा क्या कि ये पिघलता जाएगा, पानी एडजस्ट होता जाएगा, लेकिन ये कांच का टुकड़ा नहीं टूटेगा, पिघलेगा और ये नीचे डूब जाएगा, तो पानी का स्तर डाउन हो जाएगा। क्यों? सुनो, इस कांच का ब्लॉक है, इसने मास तो यूज किया अपना और वॉल्यूम यूज किया आइस का, जैसे पानी दबा हुआ था। इसने आयतन किसका यूज किया था? आइस यानी कि बर्फ का, और पेट किसका यूज किया था? अपना, इससे ये दबा हुआ था और पानी ऊपर उठा हुआ था। आइस पिघलती चली गई, इसका वॉल्यूम कम होता चला गया, लास्ट में जाके ये वेट तो उतना ही यूज कर रहा है अपना ही, लेकिन वॉल्यूम कम रह गया तो पानी नीचे गिर जाए। ठीक है साहब, तो गिर जाएगा। भाई आंसर इज द करेक्ट। अगला 972। किसी यदि पृथ्वी की त्रिज्या r और g उसका ग्रेविटी कांस्टेंट, आपको पृथ्वी का डेंसिटी बताना है, g आपका एक्सेलेरेशन है, तो बच्चों स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन जानते होंगे आप,
तो जी बराबर होता है कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है और ये कई बार और आया है बच्चों। कैपिटल जी मास को ले सकते हैं आप 4/3 पाई आर ई का क्यू इंटू रो बटे आर ई स्क्वायर। एक से ही कट जाएगा। क्या लिख दिया मास को? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख दिया। तो कैपिटल जी 4/3 पाई आर इंटू रो, तो यहां से रो का मान आ जाएगा, रो ही निकालना है आपको। तो रो बराबर आ जाएगा बच्चों, देखो 3 का मल्टीप्लाई जी में होगा 3g बटे 4 नीचे आएगा कैपिटल जी पाई इंटू आर। मैच कर लो। तो 3g अपॉन 4 पाई आर कैपिटल ये रहा। तो बस फॉर्मूला खोल दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 973, किसी कोयले की खदान, अच्छा कोयले की खदान यानी अंदर है ये, समुद्र तल बिल्कुल तल पर है और पर्वत ये ऊपर है। किसी वस्तु के वेट दे रखे हैं W1 W2 W3, ये है W1, ये है W2, ये है W3। तो कौन सा सही है? देखो बच्चों हमेशा याद रखो पृथ्वी तल से चाहे ऊपर जाओ तुम चाहे नीचे, जी का मान घटता है। तो सर्वाधिक होगा, सबसे बड़ा होगा W2, W2 से ही छोटा होगा W1 और W2 से ही छोटा होगा W3। लेकिन आपको W1 W3 में कुछ पता नहीं कि इन दोनों में क्या कंपेयर है। तो आपको पता चल गया W2 लार्ज होगा W1 W2 से, तो आंसर ए इज द करेक्ट। कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बच्चों 974, यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है, वह ऊंचाई h जिस पर g का मान 1/4 हो जाएगा। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आप कर भी सकते हैं। h वैल्यू बतानी है तो g डैश का मान होता है g ओवर 1 प्लस h ओवर आर ई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हाइट में जाने पर बच्चों। अब ये कह रहा है ये 1/4 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? g/4। तो बच्चों कंपेयर से अगर हम देखेंगे तो g से g कट जाएगा, तो ये 1/4 बराबर 1/1 प्लस h ओवर आर ई का होल स्क्वायर। कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा 4 बराबर 1 प्लस h ओवर आर ई का होल स्क्वायर। बहुत साइड रूट ले लो तो ये हो जाएगा 2 बराबर 1 प्लस h ओवर आर ई। अगर हम इसको ध्यान दें तो 2 - 1 बराबर h ओवर आर ई, तो ये 1 बराबर h ओवर आर ई, h बराबर आर ई। कहने का मतलब यह कि पृथ्वी की रेडियस के बराबर अगर हाइट पर हम किसी ऑब्जेक्ट को ले गए पृथ्वी तल से तो उसका g/4 हो जाएगा। सी इज द करेक्ट। और ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, पॉइसन निष्पत्ति का मान किसके मध्य होता है? जानते हैं पॉइसन निष्पत्ति क्या होता है? पॉइसन रेशियो। वैज्ञानिक पॉइसन ने यह कहा था कि अगर कोई रॉड है, अगर मैं उसका डायमीटर ये है, पहले d है और फिर आपकी लेंथ l है, अगर मैं इसको फोर्स लगाऊं तो ये पतला हो जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई कम हो जाएगी, तो ये d2 हो जाएगा और लेंथ l2 हो जाएगी, ये d1 l1 है। तो इसके डायमीटर में चेंजिंग डेल्टा d ओवर डेल्टा l ओवर l का रेशियो जो कहलाता है वो पॉइसन निष्पत्ति रो कहलाता है। ध्यान रखना, या सिग्मा, यानी स्ट्रेन विद डायमीटर रेशियो स्ट्रेन इन लेंथ इज कॉल्ड पॉइसन रेशियो। इसका मध्य मान रहता है, इसकी वैल्यू जो रहती है वो -1 से 1/2 रहती है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये मॉक टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने खूब मेहनत करके आपको समझाएं। अगले मॉक टेस्ट में और आनंद आएगा बच्चों। सभी बच्चों तक प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से, वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और उनको समझाएं। और क्लास आपकी इसी प्रकार चलती रहेगी। ऑफलाइन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं शशांक डिफेंस एकेडमी से, फ्रंट ऑफ ASM पॉलिटेक्निक कॉलेज मथुरा। जय हिंद दोस्तों।